सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को। तो पॉलिनोमियल्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म्स। ये टर्म होता क्या है। देखिए, सपोज आपके पास मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और साथ में इसके साथ एक कांस्टेंट है ये 3। तो 3x ये एक हमारा टर्म हो जाएगा। तो मतलब टर्म के अंदर होता क्या है कि एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है और साथ में वेरिएबल की कुछ भी पावर हो सकती है। सपोज मैंने यहाँ पर ये पावर लिख दी तो ये हो गया 3x²। इसी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। ये भी एक हमारा टर्म है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल की पावर मतलब आपके पास वेरिएबल हो ही। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि इस कांस्टेंट को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। अगर आप डिपिक्ट करना चाहें तो इस तरीके से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 × x⁻0 हो गया, ठीक है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पावर इसके अंदर 2 हो या 0 हो या 1 हो या इस तरीके से ही नंबर्स हों। क्या पता आपके पास यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह मान लेते हैं कि कोई नेगेटिव नंबर भी आ सकता है पावर में आपके पास कोई फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है, जैसे 5√x, जिसको अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होता है 5x⁻²। तो टर्म के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल आए, आप वेरिएबल भी एक से ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है 11x, ये y² ले लेते हैं, z हो गया। तो ये भी एक हमारा टर्म है। ओवरऑल ये हमारा टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट आ रहा है, बाकी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं और उन वेरिएबल्स की कुछ भी पावर आपके पास हो सकती है। तो ये टोटल कंबाइन करके ये एक हमारा टर्म बनता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं हमने, ये सब कहलाते हैं टर्म्स। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमने क्या करा कि 2x ये एक टर्म ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 3x² से। आपके पास देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 6x³, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी दो टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो भी एक नई टर्म बन के आएगा। सो बेसिकली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर भी एक नया टर्म बन जाता है। साथ में अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पर 2x³ ले लेते हैं और यहाँ पर हम 5x ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म को हमने डिवाइड किया। कोई भी दो टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 2/5 और ये आ गया x²। तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा एक टर्म है। तो हम नोटिस करते हैं कि अगर हम दो टर्म्स क्या तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भी हमारे पास एक नया टर्म ही क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ क्रिएट होगी। लेकिन अगर इसी के अंदर सपोज आपने क्या करा, एडिशन कर दिया, कोई भी दो टर्म्स को ऐड कर दिया, ये आपने ऐड कर दिया, तो ये एक सिंगल टर्म नहीं है। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे पास ओवरऑल जो चीज़ है ये टर्म है एक, ऐसा नहीं बोल सकते। इनफैक्ट अगर हमारे पास हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि एक सिंगल टर्म है, राइट। तो हम बोलेंगे क्या इसको, तो हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी दो टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। लेकिन सिर्फ दो ही टर्म नहीं, दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं। सपोज आपके पास 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, उनको भी अगर आप ऐड करेंगे तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। सपोज यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं x³ + 4x², यहाँ पर 4x² + 6x + 1। ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और साथ साथ इसको भी लिख सकते हैं x² + x√x प्लस इसको ले लेते हैं 3/√x + 1। ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बेसिकली है क्या कि दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को आप एक तरीके से ऐड कर रहे हैं। क्या पता इनके बीच में कुछ में एडिशन हो, कुछ में सब्ट्रैक्शन हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। साथ में ये भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा। सपोज यहाँ पर ये हो गया 2x - 3√y + 3√y + z + y² + z²। ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। तो आप देखेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं, उसमें पावर्स भी कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस होता है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस होता है। उस स्पेशल केस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब वो स्पेशल केस होता क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखिए जितने भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए थे तो इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि ये जो x³ था + 4x² + 6x, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जितनी भी पावर्स थी वो नॉन नेगेटिव पावर्स थी। मतलब हमने देखा था कि जिस भी वेरिएबल की जो पावर है, मतलब वेरिएबल की जो पावर थी
वो हमारे पास क्या था, नॉन नेगेटिव इंटीजर था। तो जब भी हमारे पास सारे वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल, राइट। आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि पावर्स होल नंबर के फॉर्म में हो। अगर पावर आपकी होल नंबर में है तो आप इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। सपोज यहाँ पर हो गया x² - 5x + 6, ये हमारा एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। आप अगर चाहें तो ये भी बोल सकते हैं x² + 8x³ + 3x, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक और ये जो चीज़ था सेकंड वाला पार्ट, क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? सेकंड वाला पार्ट तो खैर चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये ले लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये टर्म था x² + √x, ठीक है, या 3, इतना ही ले लेते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, √2। अगर आप देखेंगे तो ये x √x ये कितना होगा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना, x⁻1 x⁻½ इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x⁻3/2। तो इसका मतलब इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, वो इंटीजर तो है नहीं। और हमने देखा था कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर जो पावर होगी उसी से हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये भी है x² + 2x + 11, ये भी हमारे पास एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके अंदर नीचे जो x है, अगर आप 2/x को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x⁻⁻1। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि चलिए ये तो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम पॉलिनोमियल के। सपोज हमारे पास यहाँ पर px दिया गया है, पॉलिनोमियल के एक एग्जाम्पल 3x²। इसी तरीके से हमारे पॉलिनोमियल के और भी एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास 2x + 1। ऑल्दो हम जितनी भी चीज़ों को लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं किसी भी एक नंबर से, जैसे px हो गया। कई लोग इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं qx, ऐसे ही rx से भी डिनोट कर सकते हैं आप, जो भी है ax से भी डिनोट कर सकते हैं आप पॉलिनोमियल को। कहना क्या है कि बस यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कोई भी अल्फ़ाबेट लीजिए और उसको x के मतलब उसके साथ उसमें ब्रैकेट में x लिख दीजिए तो आप पॉलिनोमियल को डिनोट कर पा रहे हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि px = x⁻4 + 3x³ + 4x² + x-1। ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास क्लियर। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर एक चीज़ आती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को हम कहते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, उसी को हम कहते हैं डिग्री इन द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है, इन सब में हाईएस्ट पावर है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो गई 2। इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसी तरीके से डिग्री का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम पॉलिनोमियल्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं आप। जैसे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स में तो उसके भी दो तरीके होते हैं, एक मेथड नहीं है, दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये बताता है कि पॉलिनोमियल्स को हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था ऊपर वाला, इसी से देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है px = 3x², तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ये है px, इसमें आप देखेंगे ये 2x + 1 है, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ये पार्ट क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक टर्म होती है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मोनो मतलब सिंगल, 1 टर्म।
इसी तरीके से जब आपके पास बाइनोमियल होता है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल, बाई मतलब 2। इसी तरीके से हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइनोमियल आ गया। ट्राइनोमियल के हम क्या के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 3 टर्म होती हैं तो हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये तो खैर ट्राइनोमियल नहीं है, सपोज मैंने क्या करा x³ + 2x + 1, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो हमने डिस्कस कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया जाता है। अब आ जाते हैं हम डिग्री के बेसिस पे, मतलब डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए ट्राइनोमियल के साथ साथ कोई पूछेगा कि यहाँ पर क्वाड्रिनोमियल नाम की भी चीज़ होती है क्या, हाँ होती है। अगर आपके पास 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल है। इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा टर्म्स उतने ज़्यादा उसी हिसाब से आप उस तरीके से डिफाइन कर जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी टर्म्स हैं तो फिर हम ये बोल देते हैं ना मल्टीनोमियल टाइप का। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि डिग्री से कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास था ये टर्म लेते हैं सबसे पहले 2x + 1। जब x की पावर जो हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री जो है, अगर हमारी डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास पावर होती है 2, जैसे इस केस में पावर 2 थी, तो हम उसको बोलेंगे क्या, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, आप इस तरीके से भी एग्जांपल लिख सकते हैं x² + 2x + 5। ये भी क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है, क्योंकि हमें सिर्फ डिग्री देखनी है। डिग्री अगर हमारी 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, और px के अंदर हमने इस तरीके से इसको डिफाइन किया कि यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कि x³ + 11x + 1, तो ये क्या हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही बहुत सारे मतलब पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और कई बार ऐसा होता है कि देखिए आपके सिलेबस में तो क्यूबिक तक ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को और ये होता है कि इससे भी ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर पावर आपकी 4 हो जाती है, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल था, इसमें अगर आपकी पावर 4 हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक को हम 2 बोलते हैं, तो 2 का भी डबल कर देंगे आप तो वो बाई, इसमें हमने टर्म यूज़ कर दिया। जैसे बाइनोमियल 2 के लिए हम बाई यूज़ करते हैं यहाँ पर बाइनोमियल वाले में, ऐसे हमने क्या करा, इसको मिला दिया बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके से बाई भी यूज़ कर दिया और साथ में क्वाड्रेटिक भी यूज़ कर दिया, मतलब 2 का 2 टाइम्स, तो इसलिए पावर हमारी हाईएस्ट हो गई 4। ये था बाई क्वाड्रेटिक। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से पॉलिनोमियल को मतलब क्लासीफाई करते हैं, पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, और देखते हैं कि अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब होता क्या है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = 2x + 1। तो ये वैल्यू एक्चुअली में है क्या, तो किसी ने कहा कि भाई आप बताइए एट x = 2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम ये बोल देंगे कि अगर x की जगह मैं 2 को रिप्लेस कर दूं, क्योंकि उसने कहा है कि x = 2, तो इसका मतलब ये है कि x की जगह मुझे 2 को रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हम 2 को रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 × 2 हो गया +1, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 + 1 दैट इज 5। तो हम ये बोल सकते हैं P2 = कितना हो गया 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई एट x = 2। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है वैल्यू किसी भी इस पॉलिनोमियल की। और साथ में अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास इस तरीके से x³ + 2x² + 1, और कोई पूछे कि भाई एट x = -1, ये बताइए x = -1 पे होगा क्या, तो p - 1 = -1 का होल क्यूब + 2 - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1, क्योंकि -1 का अगर आप होल क्यूब करेंगे, कोई भी अगर आप एक तरीके से ऑड पावर करते हैं -1 की, तो वो -1 ही रहता है। तो ये -1 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये +1 हो जाएगा, 2 × +1
+1। तो यहाँ पर ये हो गया -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू पॉलिनोमियल की 2 है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल की अगर आप वैल्यू निकालने जाएं P2 पे एट x इज इक्वल टू 2, अगर कोई आपसे पूछे कि एट x इज इक्वल टू 2 बताइए इसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे कि बस 2 को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। हर जगह x की जगह ना बस आपको 2 लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2³ + 2 × 2 का स्क्वायर +1 विच इज़ ये 8 हो गया, +2 × 4 +1। तो यहाँ पर कितना आ गया 8 + 8 + 1, तो ये कितना हो गया 17। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 17। ये वैल्यू है। अब आपको वैल्यू अगर समझ में आ गया है तो आपको एक टर्म और समझ में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो अब हमें देखना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम लिख देते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज होते क्या हैं वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास एक px पॉलिनोमियल दिया गया है इस तरीके से x² - 1। कोई आपसे पूछे कि एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि P2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 2² - 1 विच इज़ 4 - 1 विच इज़ 3। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई। साथ में अगर कोई पूछे कि एट x इज इक्वल टू 1, इस पर बताइए वैल्यू, तो ये हो गया P1 इज इक्वल टू 1² - 1 विच इज़ 1 - 1 विच इज़ 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो इसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, आपका पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है, पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस टर्म को हम कहते हैं वैल्यूज वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा जीरो है पॉलिनोमियल का, क्योंकि यही हमारी जीरो को करेगा वैल्यू पॉलिनोमियल की। तो पहली पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, जीरो करने वाला जो टर्म होता है उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दिस इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। चलिए ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसी में देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि एट x इज इक्वल टू -1 तो क्या होगी वैल्यू। देख लेते हैं कि यहाँ पर ये -1 आ गया, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये भी 0 है पॉलिनोमियल का। मतलब x इज इक्वल टू -1 भी एक 0 है पॉलिनोमियल का, और साथ में इसी पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 1 भी 0 है पॉलिनोमियल का। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा भी 0 पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा एक से ज़्यादा 0 है या एक 0 है। तो सिंपल तरीका है, अगर डिग्री हमारे पास 1 हो गई तो मैक्सिमम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा यहाँ पर 1। और जब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसके मैक्सिमम जीरोज 2 पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है px इज इक्वल टू x²। इसका आप देखेंगे सिर्फ एट x इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जीरो सिर्फ यहाँ पर यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं px इज इक्वल टू x² - 4x + 4, ये पॉलिनोमियल है। इसका आप देखेंगे सिर्फ एक ही जीरो है पॉलिनोमियल का, वो है 2 पे ही इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 होती है, इसके अलावा कहीं वैल्यू इसकी 0 नहीं होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो गया विच इज़ 0। तो आप बोल सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम उसके 2 जीरोज हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकता है, मतलब उसके 1 0 भी हो सकता है, एक ही 0 पॉसिबल हो शायद से, क्या पता इसके अलावा कोई भी 0 पॉसिबल ना हो। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सिर्फ उसकी 2 हो सकती है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज कितने होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x² + 1, तो ये वैल्यू कभी भी 0 तो होगी ही नहीं। क्यों 0 नहीं होगी, आप खुद सोचिए कि ये x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब किसी पॉजिटिव नंबर के साथ अगर आप 1 को ऐड करेंगे तो ओवरऑल टोटल पॉजिटिव ही तो आएगा, कभी 0 तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये टोटल वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकती है। तो आपको ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जिनके नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होते हैं,
और कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके हाईएस्ट 2 होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कोई नहीं होगा। तो ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं तो उनके हाईएस्ट नंबर ऑफ जो जीरोज होते हैं वो 3 होते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 3 से कम नंबर ऑफ जीरोज भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो पाएंगे। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, और साथ में ज्योमेट्रिकल वे में कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को स्टडी कर पाते हैं ज्योमेट्रिकली। तो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा।